नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी लोगों का कैरियर विल के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे देश का जो इकोनॉमिक सर्वे है और मॉस्पी है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी के पास एक इंफॉर्मेशन आती है जो हमारी जीडीपी है वो 6.4 से गिरावट होकर वो 8.2% आती है। तो ये जो भारी गिरावट हमारे जीडीपी में हमें देखने को मिली है, क्या इसके पीछे कारण रहा है और क्यों हमारी ये जीडीपी गिरी और हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी लोगों का कैरियर विल के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि साथियों, आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे देश का जो इकोनॉमिक सर्वे है और मॉस्पी है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी के पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि पिछले साल के कंपैरिजन में जो हमारी जीडीपी है वो 6.4 से गिरावट होकर वो 8.2% आती है। तो ये जो भारी गिरावट हमारे जीडीपी में हमें देखने को मिली है, क्या इसके पीछे कारण रहा है और क्यों हमारी ये जीडीपी गिरी और हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। हम मतलब आरबीआई और साथ ही साथ हमारी जो देश की सरकार है। साथ ही साथ एक और भी हमें फेब 7 को 2025 में एक न्यूज आती है कि हमारे देश की जो एमपीसी है, जो हमारे देश की आरबीआई है, उसके अंडर में जो एमपीसी वर्क कर रही है, वो किस तरीके से हमारे देश की जो रेपो रेट है उसमें गिरावट होती है फ्रॉम 6.5 टू 6.25%। अगर देखें तो यहां पे कहीं ना कहीं 0.25 बेसिस पॉइंट कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलती है हमारे रेपो रेट में। किसमें गिरावट देखने को मिलता है हमें? रेपो रेट में। आखिर क्या है ये न्यूज, और आज हम इसी न्यूज पर चर्चा करेंगे और हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मतलब होता है इस रेपो रेट का और क्या मतलब होता है रिवर्स रेपो रेट का, और किस तरीके से ये जो भारी गिरावट हमें सकल घरेलू उत्पाद में देखने को मिला है, मतलब जीडीपी में देखने को मिला है, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंटल एक्शंस ले सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो चाहे फिर वो आपके आरबीआई के द्वारा हो। ऐसे कौन कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं जिससे आपका ये जीडीपी सही हो सकता है, और क्या कारण रहा कि रेपो रेट में इतनी गिरावट देखने को मिला। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को काफी बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जो भी बच्चे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक आप सभी को पता है रिलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम एक कंसेप्ट को पहले समझने का अगर कोशिश करें, आप सभी को पता है कि जो हमारे देश की जीडीपी है या किसी भी देश की जो जीडीपी होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारे देश की जीडीपी होती है, जिसको हम लोग हिंदी में कहें सकल घरेलू उत्पाद। इस सकल घरेलू उत्पाद या फिर अगर हम जीडीपी की बात करें, इस जीडीपी में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारे देश का, वो होता है कंजम्पशन का। इसके बाद अगर हम बात करें, फिर आता है आपके इन्वेस्टमेंट, फिर इसके बाद आती है गवर्नमेंट का कंपोजिशन, और फिर इसके बाद हम देखते हैं फॉरेन सेक्टर, जिसको हम लोग एक्स माइनस एम के नाम से जानते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के नाम से या फिर फॉरेन सेक्टर के नाम से। साथियों, अगर हम इसमें इस चीज को समझने का कोशिश करें तो हमारी देश जो है को जब जीडीपी में गिरावट देखने को मिलता है, तो उसमें सरकार को ये परेशानी जब देखने को मिलती है तो सरकार पूछती है जितने भी एफएमसीजी कंपनी है, फूड प्रोड्यूसिंग कंपनी है, क्योंकि फूड के भी अगर जीडीपी में देखें तो काफी गिरावट देखने को मिला, इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ है हम लोगों का। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने इन कंपनियों से जब पूछा कि भाई ऐसा क्या रीजन रहा कि हमारे देश की जीडीपी में इतनी गिरावट हुई, तो एक एफएमसीजी कंपनी, जैसे आपने सुना होगा एक कंपनी का नाम नेस्ले, नेस्ले का नाम सुना होगा। इस कंपनी ने कहा कि भाई देखो, सबसे बड़ी जो कारण रही है गिरावट की जीडीपी में, हमारे देश में हमारे फूड प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है। क्योंकि ये जो नेस्ले कंपनी है, इनकी भी डिमांड गिरी है काफी, इनका ग्रोथ रेट गिरा हुआ है, इनके जो सामान के प्रोडक्ट की जो सेल है, जो बिक्री है, वह भी काफी कम हुई है। तो इसके पीछे कारण जब पूछा गया कि आखिर आपकी जो बिक्री है, जो सेल है, वो क्यों कम हुआ है, तो इसके पीछे कारण इन्होंने बताया कि भाई हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, लोगों के पास शायद पैसा नहीं होगा और डिमांड नहीं है।
तो इस पे सरकार विचार करती है कि आखिर क्या ऐसा किया जाए जिससे हमारे देश की डिमांड बढ़ सके। अब आप सभी जानते हैं कि डिमांड हमारे देश की तभी बढ़ पाएगी जब लोगों के पॉकेट में पैसा होगा। क्या होगा? लोगों के पॉकेट में जब पैसा होगा, और पैसा लोगों के पास तब होगा जब लोगों के पास रोजगार होगा, और रोजगार लोगों को तब मिलेगी जब आपकी प्रोडक्शंस को बढ़ाया जाए। और प्रोडक्शन कब बढ़ाया जाएगा? जब ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इनके पास पैसा हो और साथ ही साथ इनको इजीली लोन मिल सके। कहने का मतलब, मार्केट में इनडायरेक्टली तरीके से ओवरऑल कहें कि मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए, मनी सप्लाई अगर बढ़ा दी जाएगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, या लोगों के पास कहें, या फिर अगर हम देखें तो प्रोडक्शन यूनिट के पास पैसा आएगा। प्रोडक्शन करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के पास पैसा आएगा, और साथ ही साथ जब लोगों के पास पैसा आएगा तो इनडायरेक्टली तरीके से उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनकी मांग जो है बढ़ेगी। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार को जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये जो सी वाला पार्ट है, सी का मतलब है कंजम्पशन। क्या है यहां पे सी का मतलब? कंजम्पशन, खपत। इसको हम हिंदी में बोलते हैं खपत जो है। तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन कह लीजिए, खपत कह लीजिए, मांग कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, इसको हम प्राइवेट कंजम्पशन बोलते हैं, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। साथियों, अगर हम बात करिए जो खपत है, ये जो कंजम्पशन है, ये हमारे देश की बहुत कम है। क्योंकि एक्चुअल में अगर हम देखें हमारे पूरे इस जीडीपी में जो सी का हिस्सा है, जो कंजम्पशन का पार्ट है, जिससे हमारी जीडीपी जेन्युइनली बढ़ती है, कम होती है, वो एक्चुअल में जो कंट्रीब्यूशन करता है कंजम्पशन 60% करता है। मतलब हमारे देश की जीडीपी अगर मैक्सिमम किसी चीज के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है, तो वो हमारे कंजम्पशन पर निर्भर है। कंजम्पशन जितना बढ़ेगा, लोगों की मांग जितनी बढ़ेगी, जीडीपी उतना ही बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे देश को एक रीजन पता चला कि लोगों की मांग कम है, कंजम्पशन कम है, जिसके वजह से हमारे देश का जीडीपी काफी डाउन गया, जैसे कि आप सभी को भी मैंने बताया। तो साथियों, इस जीडीपी को सही करने के लिए जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, जो सरकार है, और साथ में जो हमारे देश के सेंट्रल बैंक आरबीआई है, इन दोनों ही लोग इस जिम्मेदारी को उठाना होता है और इसको ठीक करना होता है। कहीं ना कहीं अगर जीडीपी को ठीक करना है तो सिंपल सी बात है, लोगों की मांग बढ़ानी है। और मांग कैसे बढ़ाएंगे, ये आप सभी को जस्ट मैंने अभी आप सभी को समझाया कि उनके पॉकेट में पैसा होना चाहिए। ठीक है, पैसा आएगा तो अपने आप मांग बढ़ जाएगी। समझ में आया? सभी को क्लियर है? तो कहीं ना कहीं अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट एक अपनी खुद की पॉलिसी चलाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं साथियों? फिस्कल पॉलिसी। ये जो फिस्कल पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट रन करती है, फिस्कल पॉलिसी को चलाती है, और इसको हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय राजकोषीय नीति। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो आरबीआई अपनी पॉलिसी को यूज करती है, आप सभी को पता ही होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं साथी इसको हम लोग? मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं साथियों मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं इसको हम? मौद्रिक नीति। अब ये जो मौद्रिक नीति है, इसके अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तंत्र होते हैं जो यूज किया जाता है, और फिस्कल पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, या फिर आप कह लें ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है, जिसमें सबसे मेजर कंपोनेंट है आपका टैक्स। जो सरकार के पास जो मेजर सबसे ऑप्शन आता है वो है टैक्स का। आप खुद समझिए, आपके जेब में 1 लाख रुपए है, तो आप ज्यादा डिमांड करेंगे, या आपके जेब में 80,000 रुपए है, या तब ज्यादा डिमांड करेंगे? आपका आंसर सिंपल होगा सर, सिंपल सी बात है, ज्यादा पैसा रहेगा तभी हम ज्यादा डिमांड करेंगे। आपके इनकम का पैसा अगर आपके पास ज्यादा बच जाए, अगर आपके इनकम का पैसा आपके पास ज्यादा बच जाता है, तो आप ज्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा बचा हुआ है ज्यादा। ठीक, तो इसी तरीके से सरकार ने क्या सोचा कि क्यों ना ही लोगों से थोड़ा टैक्स, लोगों के ऊपर थोड़ा जो टैक्स बर्डन हमने बढ़ाया हुआ है, उस चीज को कम कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आप सभी ने देखा होगा, इस बजट में, ये जो हमारा फैब में बजट पास हुआ,
इसमें आपने देखा होगा हमारे देश में इस बात की श्योरिटी दी गई इस बजट में कि 12 लाख तक इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नो टैक्स विल बी लिवाइड अप टू 12 लाख। आप सभी ने देख लिया यहां पे, बहुत बड़ी न्यूज थी ये। अब आपको ये समझना होगा कि 12 लाख तक के ऊपर जब टैक्स नहीं लगेगा तो इसका मतलब लोगों की इनकम जो 12 लाख तक पहुंच पा रहे हैं उनकी इनकम पे जो टैक्स वाला अमाउंट है उनके पास बचेगा। अब जब उनके पास टैक्स का अमाउंट बचेगा तो पैसा बचा, पैसा बचा तो वो मांग करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे आप खुद समझिए। अगर मेरे पास पैसा बचा, मेरे टैक्स का अमाउंट जो सरकार को देना था अब वो नहीं देना है और वो मेरे पास आके बचा हुआ है। अब जब वो पैसा मेरे पास बचेगा तो मेरी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब जब मेरी डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं मैं मांग करूंगा सामानों की। अब जब मैं डिमांड करूंगा तो उस चीज को प्रोडक्शन भी तो करना है भाई। डिमांड कर लिया तो वो सामान कोई बनाएगा भी तो सही। तो इसका मतलब हमारे देश की डिमांड की वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। हम इसको अगर ऐसे समझना चाहें तो हमारे देश का अगर हम देखें डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो इसके वजह से क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, हमारे देश की प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इसको देखें प्रोडक्शन को बढ़ाना मतलब सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब सप्लाई इंक्रीज करने के लिए ये जो बिजनेसमैन जो प्रोडक्शन करेंगे इनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। जब इनको पैसा चाहिए तो इसका मतलब क्या है, इनको हमारे देश में मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा। हमारे देश के अंदर क्या बढ़ाना पड़ेगा, मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब इनको लोन मिलेगा तभी तो ये कार्य करेंगे, बिजनेस को जब लोन मिलेगा तो कार्य करेंगे। तो इसके वजह से इनडायरेक्टली तरीके से हमारे ओवरऑल जीडीपी बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी बढ़ सकती है। अगर हम बात करें, ये तो हुई गवर्नमेंट की बात। अगर हम टोटल देखें तो ये हुई टोटल, अभी टैक्स का अगर हम देखें तो वो गवर्नमेंट की बात हुई। लेकिन ये जो मनी सप्लाई वर्ड है, इस मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए एक्शन लेती है आरबीआई। आरबीआई के अंडर में सभी आप सभी को पता है वर्क करती है एमपीसी, जिसको आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा एक नीति चलाई जाती है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी आप सभी ने सुना होगा, अभी जस्ट मैंने अभी बताया। इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आप सभी को पता है दो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है, आप सभी ने देखा होगा। एमपीसी इस पॉलिसी के तहत सारी चीजें सही करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है कि बढ़ाना है कि कम करना है। अब कैसे कम करना है कैसे बढ़ाना है, इसके लिए दो इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। एक आप सभी ने सुना होगा क्वांटिटेटिव, और दूसरा जो है आपने सुना होगा दैट इज क्वालिटेटिव। ठीक है, गणनात्मक एंड गुणात्मक, ठीक है, तंत्र, ऐसे तंत्र यूज किए जाते हैं। क्वांटिटेटिव में दो आपके पार्ट आते हैं, एक एलएफ के अंदर आता है रेपो रेट और दूसरा जो आता है आपके रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो साथियों ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब यहां से हमें ये टॉपिक पढ़ना है, इसी को आज हमने डिटेल में देखना है क्या मतलब होता है इस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का। ठीक है, क्योंकि हमने ये भी टॉपिक देखा ना कि कहीं ना कहीं रेपो रेट को कम कर दिया गया है, तो इस रेपो रेट को भी हमें देखना है। ठीक, तो चलिए साथियों हम लोग समझते हैं ये क्वांटिटेटिव टूल्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि आरबीआई के द्वारा यूज किए जाएंगे। तो सबसे पहले समझे रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट का एक सिंपल सा मतलब है कि जब जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं आरबीआई से लोन मांगते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं जब आरबीआई को कमर्शियल बैंक को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से लोन मांगते हैं। तो जब लोन मांगेंगे आरबीआई से तो वो जो आरबीआई है उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्या चार्ज करेगा, एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं उसको, रेपो रेट। समझ में आई बात। तो जिस इंटरेस्ट को चार्ज किया जाएगा आरबीआई के द्वारा दिस इज कॉल्ड रेपो रेट। समझ में आई बात। ये आरबीआई है, ये आपका मान लीजिए कोई भी एचडीएफसी है फॉर एग्जांपल, मतलब कोई भी कमर्शियल बैंक है। तो आरबीआई कहीं ना कहीं इस एचडीएफसी को क्या देगा, लोन देगा, और इस पर इस लोन पर अमाउंट पे एक इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, एक इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जो कि क्या कहलाएगा, रेपो रेट कहलाएगा, रेपो रेट। अगर हम देखें करंट जो रेपो रेट है वो आपका कितना है 6.25
0.25 है, ठीक है, जो कि प्रीवियस रेपो रेट से 0.25 कम कर दिया गया, जो कि आपको पता है 2 महीने में मीटिंग होती है। तो दिसंबर में लास्ट मीटिंग थी, फेब में आपकी अभी करंट मीटिंग हुई है, जिसमें 0.25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया रेपो रेट को, ठीक। तो अब ये जो रेपो रेट है कहीं ना कहीं 6.25 रखा गया है। आप सभी को एक यहां पे कंसेप्ट समझना है। देखिए, अब आप एक बात बताऊं, अगर मैं आपसे, आप खुद बताइए, इस एचडीएफसी को आरबीआई को क्या पे करना है? आप बोलेंगे सर आरबीआई को ये रेपो रेट पे करेगा, मतलब एज ए इंटरेस्ट रेपो रेट पे करेगा। अब एक बात बताइए, अगर रेपो रेट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है मनी सप्लाई पे? देखिए, अब ये जो रेपो रेट है, अगर हम इसको बढ़ा दिया जाए, तो रेपो रेट को अगर बढ़ा दी जाए तो एचडीएफसी के पास जो क्षमता है लोन देने की, लोगों को जो लोन देने की क्षमता है जिससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं कम होगी कि नहीं कम होगी? जो एचडीएफसी के पास लोन देने की क्षमता है, लोगों को कर्ज देने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर एचडीएफसी के पास 100 रुपए टोटल है, ठीक है, 100 रुपए टोटल है, इस 100 रुपए पे अगर 100 लोन देना है, एचडीएफसी को लोगों को लोन देना है, तो कहीं ना कहीं अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा पैसा किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा, जिससे क्या होगा, एचडीएफसी के पास लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी। अब जब ये लोगों को लोन कम देगा तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं लोगों के पास जो मार्केट में मनी सप्लाई है, वो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अब मनी सप्लाई कम होने की वजह से लोगों की मांग कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? लोगों के पास जब पैसा नहीं होगा तो डिमांड भी नहीं करेंगे, तो मांग भी कम हो जाएगी। अब जब मांग कम हो जाएगी तो उसके वजह से जो इन्फ्लेशन है वह भी कम हो जाएगा, मतलब कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा साथियों, कम हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि अगर रेपो रेट को कम कर दिया गया, जो कि अभी किया गया है, रेपो रेट को अगर कम कर दिया गया तो क्या होगा? अगर रेपो रेट को कम कर दिया गया है तो इससे कहीं ना कहीं जो एचडीएफसी बैंक है या जो भी कमर्शियल बैंक है, इनके पास पैसा ज्यादा बचेगा लोगों को लोन देने के लिए, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा ही लोगों को लोन दे सकते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा जब लोगों को लोन देंगे तो लोगों के पास पैसा आएगा, तो इसका मतलब क्या है, लोगों के पास से मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। अब जब लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है मांग भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जिसके वजह से इन्फ्लेशन क्या है, भी इंक्रीज होगा, जिससे आपने सुना होगा एक्सपेंशनरी इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब एक्सपेंशनरी इन्फ्लेशन पॉलिसी आप सभी ने सुना होगा, ये लेके आया जाता है। तो ये दो कंडीशन है, तो इसीलिए रेपो रेट को अभी कम कर दिया गया है, जिससे कि लोगों तक मनी सप्लाई बढ़ाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन मिल सके, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल सके, और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ सके। और प्रोडक्शन बढ़ने से रोजगार मिलेगा, लोगों के पास रोजगार आने से लोगों को लोगों को इनकम होगी और ज्यादा से ज्यादा उनकी मांग बढ़ेगी, ठीक है, जिससे आपका ये भी चीजें कंट्रोल करी जा सकती है। तो इसलिए इस रेपो रेट को कम कर दिया गया है। होप सो आप सभी ने ये समझ लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है रिवर्स रेपो रेट। अच्छा हाँ, एक चीज और आपको मैं बता दूं, रेपो रेट को फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं रीपर्चेज ऑप्शन। क्या बोलते हैं? रीपर्चेज ऑप्शन रेट। और अगर रिवर्स रेपो रेट को देखें तो वही सेम चीज, रिवर्स रीपर्चेज ऑप्शन रेट, ठीक। अब हम समझते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। और ये दोनों ही चीजें ध्यान से समझिए, ये दो की दोनों ही चीजें ये जो हो रही होती हैं, इसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ कोलेटरल रखना होता है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ कमर्शियल बैंक्स को गिरवी रखना होता है, तभी आरबीआई इनको लोन देती है। विदाउट कोलेटरल दे आर नॉट अलाउड टू प्रोवाइड लोन्स, ठीक है। इनको अलाउ नहीं है लोन लेने के लिए, या फिर अगर कहें आरबीआई देगी इनको, ठीक है। तो इनको कोलेटरल रखना पड़ता है। अब यहां पे आता है रिवर्स रेपो रेट। अब हम समझते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। जस्ट रेपो रेट का उल्टा, ठीक। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब आरबीआई वहां से लोन लेती है। आपके माइंड में चला कि सर आरबीआई लोन लेती है, आरबीआई को भी लोन की जरूरत पड़ती है? जी नहीं, आरबीआई लोन नहीं लेती है। एक्चुअल में आरबीआई मार्केट का जो पैसा है वो कम करना चाहती है, मतलब मनी सप्लाई को कम करना चाहती है, ठीक है। तो होता क्या है, आरबीआई कुल मिला के बोलती है, अगर मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, मार्केट की कंडीशन ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है,
इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा है मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है। अब जब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इसकी वजह से क्या कहेगी, कोशिश करेगी आरबीआई, क्यों ना ही लोगों से पैसा लिया जाए, या फिर कहीं ना कहीं कमर्शियल बैंक को आरबीआई ये बोलती है कि भाई देखो आप लोगों को पैसा कम से कम दो, और कम से कम देने का मतलब या तो फिर आप अपना पैसा मुझे मेरे पास दे दो, सो दैट कि उनकी क्रेडिट कैपेसिटी जो है, जो लोन देने की कैपेसिटी है उससे कम हो जाए। बात समझ में आ रही है? आरबीआई कहती है किससे? कमर्शियल बैंक से। क्या कहती है? कि भाई अपना पैसा लाओ मुझे दो, ठीक है, जिससे कि तुम्हारी जो लोन देने की क्षमता है वो कम होगी, और जब आप मार्केट में लोन कम दोगे तो लोगों के पास पैसा कम जाएगा, लोगों के पास पैसा कम जाएगा तो उनकी डिमांड भी कम होगी, जिससे इन्फ्लेशन रेट कम होगा। ठीक, तो अब ये जब आरबीआई जो पैसा मांगती है तो उस पर भी एक कोई इंटरेस्ट रेट देती है, जिसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। तो इसमें कंडीशन क्या है? वही सिंपल है, क्या कि आपका जो यहां पे आरबीआई है और यहां पे फिर वही एचडीएफसी बैंक है। अब इस कंडीशन में क्या है, आरबीआई कहीं ना कहीं पैसा लेती है, किससे? एचडीएफसी से लेती है। क्यों लेती है? एज ए लोन के रूप में नहीं लेती, ध्यान रखिए, लोन नहीं लेती कभी भी। आरबीआई को क्या जरूरत है लोन की? बस वो मार्केट का मनी सप्लाई को कम करना चाहती है, ठीक, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा इसकी जो लोन देने की कैपेसिटी है एचडीएफसी की वो कम की जा सके, ठीक। तो आरबीआई इससे क्या लेगी? पैसे ले लेगी, और इसके बदले आरबीआई भी इसके बदले क्या देगी? इसको एक इंटरेस्ट रेट देगी। उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं साथियों? रिवर्स रेपो रेट। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो करंट रेट क्या है रिवर्स रेपो रेट का? तो वो है 3.35%। क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है, 3.35% इसका रिवर्स रेपो रेट है, 35%। क्लियर? यहां तक कोई इशू तो नहीं है। और ये बात ध्यान रखिए, आरबीआई को भी यहां पे कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखनी होंगी, सो दैट तभी ये पैसे इस कमर्शियल बैंक से ये लेता है। तो होप सो आप सभी को ये कंसेप्ट पूरी क्लियर हो पाई होगी कि आज हमने इस इंपोर्टेंट कंसेप्ट में क्या क्या पढ़ा, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बारे में। क्लियर है आप सभी को? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कैसे लगी आप सभी को क्लास। बाकी ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ आप सभी लोगों को नए क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।